हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए आज से एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसके जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ जो एनालिसिस होगा उसको भी देखेंगे, जो भी आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हमारा है वो प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0। ये क्वेश्चन आपके पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें पूछा है कि किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ है जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा। तो आपको याद रखना है कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा। लेकिन हम लोग को क्या देखना है कि पंचायती उन्नति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके कितने घटक होते हैं, शीर्ष प्रदर्शन किसने किया। तो अगर ये जो जारी किया जाता है तो वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल जो है घटक, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल है, उसके 9 लोकलाइज्ड जो गोल है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है और उसी के आधार पे ये रैंकिंग प्रदान किया जाता है। तो ये 9 गोल कौन कौन से हैं जो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। पहला है पॉवर्टी, मतलब गरीबी को दूर करना प्लस आजीविका की सुविधाएं पंचायत में होना चाहिए। दूसरा है स्वास्थ्य की सुविधा होना चाहिए। तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत होना चाहिए। चौथा है स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। पांचवा है महिला फ्रेंडली पंचायत होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इस तरह से टोटल कितने घटक है, 9 घटक है। और इस आधार पे इस जो राज्य होते हैं उनको 5 कैटेगरी में, यानी जो पंचायत है उनको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है अचीवर। जो भी ये 9 घटक में से टोटल 90+ स्कोर प्राप्त करता है उसको अचीवर श्रेणी में रखा जाता है। सेकंड होता है फ्रंट रनर, जिसमें स्कोर होता है 75 से 90। फिर होता है परफॉर्मर, फिर एस्पेरेंट आकांक्षी जिसको कहते हैं, और बिगनर। अगर इसमें ये जो टोटल है इसमें अचीवर यानी 90+ किसी भी पंचायत को नहीं प्राप्त हुआ है। जो फ्रंट रनर है, ओवरऑल जो शीर्ष प्रदर्शन किया है उसमें पहला स्थान त्रिपुरा का है, सेकंड केरल का है और थर्ड ओडिशा का है। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है जिसको सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त हुआ है, यानी अचीवर प्राप्त करने वाला कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में जो फ्रंट रनर है 75 में से मात्र 2 पंचायत है, लेकिन जो पुरस्कार मिला है वो मात्र 1 पंचायत को मिला है। जो आपको याद रखना है वो पंचायत है रोहतास का तेलकप्पा पंचायत, जिसको नाना देशमुख पंचायती पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, रोहतास का कौन सा पंचायत, तेलकप्पा पंचायत। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, हाँ अब थोड़ा सा क्या करना है, यहीं पे आपको स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो पंचायती राज है उसको पढ़ लेना है, जो स्पेशली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर पंचायती राज की बात करें, ये भाग 9 में आता है। कैमा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां कब हुआ था, ये 1992। कौन कौन सी समिति थी आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, आर्टिकल 243 से 243O। और इसमें से मुख्य रूप से आप लोग को देख लेना है, जैसे जो चुनाव होता है वो किस आर्टिकल में है, जो फाइनेंस है वो किस आर्टिकल में है, किस अनुसूची में है, ये 11वीं अनुसूची। टोटल कितना विषय पंचायती राज के अंतर्गत आता है, 29 विषय। और ये विषय किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा। तो ये इतना पॉइंट आपको पढ़ लेना है। चलिए अगला है कि किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 25-26 का पहला खिताब जीता। एक्चुअली कोई भी अगर खेल होता है वो पहली बार किसी में सम्मिलित हुआ होता है, या पहली बार कोई भी जो मतलब खेल पहली बार जीता जाता है तो वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि फुटबॉल क्लब में पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025 खिताब किसने जीता, तो ईस्ट बंगाल FC। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है ये VVI में से एक है कि विश्व स्वास्थ्य परिषद। तो आपको अब हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है। पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी। तो इसमें आपको 3 पॉइंट है जो आपको पीटी के लिए ध्यान रखना है। एक विश्व स्वास्थ्य परिषद, दूसरा है स्ट्रोक, और तीसरा है क्या प्रदान किया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है VRVE 102
नामक जीन थेरेपी बैड कंट्रोल के विरुद्ध असरदायी रही है। ये दोनों कथन अपने आप में स्वतंत्र रूप से सही है, लेकिन जो कारण है वो जो आपका कथन दिया है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, यानी कि विश्व परिषद या सभा जो ब्रेन स्ट्रोक है उसको पहली बार प्राथमिक स्वास्थ्य के रूप में मान्यता दिया है। और वर्ग 102 ये क्या है? जीन थेरेपी। आप लोग बताइएगा जीन थेरेपी क्या होता है, ठीक है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जब आप पढ़ते होंगे कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको आप हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको आप लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। तो जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और इसके डिपोजिशन से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, कई बार हार्ट अटैक तक की स्थिति हो सकती है। कहने का मतलब ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल मतलब एक तरह से कहिए फैट होता है, तो आपके हेल्थ के लिए बेकार होता है। तो इसके लिए एक जीन थेरेपी लाया गया है जिसका नाम है वर्ग 102। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और थर्ड क्वेश्चन, जैसा हमने कहा आपको इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। एक स्ट्रोक रोग क्या होता है, दूसरा जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसके बारे में। तो जैसा हमने कहा जो स्ट्रोक है उसको विश्व स्वास्थ्य सभा या परिषद के द्वारा पहली बार स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दिया गया है। तो आपको पीटी में ये ना पूछ के यही पूछ दे जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या जोखिम होते हैं, मतलब जो स्ट्रोक आता है उसके क्या कारण है। तो जो स्ट्रोक होता है एक्चुअली चिकित्सीय आपात एक स्थिति होता है जिसमें जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है, यानी रक्त का जो प्रभाव है वो बाधित हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक की स्थिति हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब ब्रेन में आपका ब्लड का प्रवाह ही रुक जाएगा तो उससे जो ब्रेन सेल होता है, बताइए ब्रेन सेल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, जरूर बताइएगा आप लोग। मैं बता दूं, न्यूरॉन ब्रेन सेल कहते हैं, न्यूट्रॉन जैसे हुआ। तो ये जो ब्रेन सेल होता है अगर वो मरने लगेगा तो क्या होगा, आपकी स्मरण शक्ति छीन हो जाएगी, कई बार विकलांगता आ जाता है, और इवन कई बार तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। जो स्ट्रोक होता है उसके क्या कारण है, तो ब्लड प्रेशर, जो डायबिटीज़ है, मतलब जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बीमारी है आपका, उसके कारण स्ट्रोक होने की संभावना प्रबल होती है। तंबाकू का सेवन, साथ ही जो मोटापा होता है, शारीरिक निष्क्रियता, एयर पॉल्यूशन भी स्ट्रोक के कारण होते हैं। आप पढ़े होंगे WHO के रिपोर्ट के अनुसार बोला गया था कि जो एयर पॉल्यूशन है वो जो आत्महत्या होती है उससे भी खतरनाक होता है। उसी तरह से स्ट्रोक के बारे में बोला गया है कि 1 लाख लोग पे 107 से 108 लोग प्रभावित होते हैं, यानी प्रति 1 लाख 107 से 108 लोग प्रभावित होते हैं, और इनमें मरने की जो दर है वो 18%। तो आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक है ह्यूमन के लिए। सेकेंड जो हमने कहा उसमें पूछा है किसने मान्यता दी, विश्व स्वास्थ्य सभा। तो इसको भी आपको देख लेना है, जब कोई भी संस्था चर्चा में होती है तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये WHO की एक निर्णय लेने वाली संस्था है। पहला पॉइंट, अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा से निम्नलिखित में से क्या सही है, पहला दे देगा कि यह WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है, दूसरा इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और थर्ड इसका जो कार्य है वो जो संगठन है उसका निर्णय लेना, पहला जो महानिदेशक होती है इनकी नीतियों का निर्माण करना और वित्तीय निगरानी करना। तो मुख्य रूप से इसके 3 काम है। तो ये तीनों काम आप याद रखिएगा। यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और पता नहीं कब बीपीएससी इस तरह मूव कर जाए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये कौन सा है आपका, हैदराबाद। देखिए जो आप चिराग है इसमें आपको बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला तो यही पूछेगा चिराग जो सेंटर है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। क्यों किया गया, तो ये डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो चिराग सबसे पहला सेंटर है कहाँ, हैदराबाद में। किसके द्वारा शुरू किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। थर्ड आपसे पूछ सकता है इसका क्या उद्देश्य है, ये डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्मा दीदी वाहिनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की, तो सिक्किम में। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है कि अम्मा दीदी वाहिनी बस सेवा, जैसे
आप दिल्ली में भी देखते होंगे या बिहार में पिंक सिटी पिंक बस है, उसी तरह से आमा दीदी वाहिनी बस सेवा है जो कहाँ शुरू किया गया है, सिक्किम में। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था शुरुआत, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अगला चिराग सेंटर, जैसा हम लोगों ने देख चुके हैं इसको। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्टिशियन यानी सफ़ेद गिद्ध देखे गए थे, तो ये चंदेरी में है। और ये जो विलुप्त प्राय इजिप्टिशियन वल्चर है, यानी कि जो वल्चर टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेंगे। अगर आप वल्चर की बात करें तो इसके बहुत सारे प्रजाति होते हैं, जैसे सफ़ेद गिद्ध हो गया, लंबी चोंच वाला गिद्ध हो गया, पतली हो गया, मिनी गिद्ध हो गया, काला गिद्ध हो गया। अगर आप गिद्ध से संबंधित कुछ चीज़ करें तो जैसा आपसे अगर पूछ सकता है तो पहला पूछ देगा ये कि इसके कितने प्रकार है, तो मुख्य रूप से देखिएगा तो ये 4 प्रकार होता है। गिद्ध कैसा प्रजाति होता है, मांसाहारी होता है, और कहिए तो स्कैवेंजर होता है। जैसे क्या होता है, पशु है वो मर जाता है, जब आप उसको फेंक देते हैं तो यहाँ पे वल्चर आके उसको खाता है। इसको इसलिए क्या बोला जाता है, प्रकृति की सफाई करने वाला। आप खुद ही सोचिए कि कोई गाय या भैंस मर जाए या कोई और अन्य भी पालतू जानवर, आप उसको फेंक देते हैं, अगर उसका डिकम्पोजिशन या उसको खाने वाला, उसका सफाई करने वाला कोई नहीं हो तो प्रकृति में कितना जो है वो गंदा का माहौल बन जाएगा। यानी कि एक तरह से कहिए एयर पॉल्यूशन और अन्य पॉल्यूशन भी इसके कारण जनित होता है। तो ये वल्चर जो होता है उसको खा लेता है, यानी स्कैवेंजर के रूप में काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रकृति की सफाई करने वाला। और जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसकी स्वच्छता बनाए रखने में गिद्ध का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अभी गिद्ध जो है बहुत चीज़ों से इसको खतरा हो गया है, स्पेशली सबसे ज़्यादा डाइक्लोफिनाक। डाइक्लोफिनाक क्या होता है, दर्द निवारक दवा है। जब पशुओं को ये दिया जाता है, जब पशु इसको खाता है, जब पशु को गिद्ध खाएगा तो क्या होता है, इसके 2 प्रभाव होते हैं। पहला क्या होता है कि इसका किडनी फेल हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, इसका जो अंडा होता है, बच्चे का जो एग होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके कारण अंडा बाहर ही नहीं निकल पाता और इससे इसको खतरा हो जाता है। तीसरा, इसका आवास नष्ट होते जा रहा है। चौथा, जो बिजली का तार है उसके कारण क्या होता है, वल्चर जब उड़ता है तो उसमें फंस के उसकी मृत्यु हो जाती है। कीटनाशक और हैवी मेटल बहुत अधिक मात्रा में यूज होने के कारण, यानी कि कहिए प्रदूषण के कारण भी विलुप्त प्राय हो रहा है। और अवैध शिकार और इसका अंग का व्यापार भी किया जाता है, इसलिए इसको खतरा इन चीज़ों से। अगला अगर देखिए तो इसके संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। आप लोग बोलिएगा बिहार में वल्चर संरक्षण केंद्र कहाँ है, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, जरूर बताइएगा वल्चर जो केंद्र है वो कहाँ पे है। अगर इसकी गिद्ध महत्वपूर्ण क्यों है, हमने बता दिया, इन कारणों से महत्वपूर्ण है। यानी कि इसके संरक्षण के लिए सरकार वल्चर सेफ जोन स्टार्ट किया है, ब्रीडिंग सेंटर स्थापना किया है। कहाँ पे, पिंजौर हरियाणा में, भोपाल में और असम में 3 जगह डाइक्लोफिनाक पर प्रतिबंध दिया गया था। कब से, 2006 से। तो ये भी कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो वल्चर है वो IUCN के किस लिस्ट में है, हम कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। ये IUCN के जो लिस्ट है वो आपका विलुप्त प्राय प्रजाति में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये अगर आप 69 BPSC देखें तो उस टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, तो हो सकता है अभी आपसे पूछ दे जो भारतीय गिद्ध है वो IUCN के किस लिस्ट में है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। अगला जो क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, तो PM अजय पोर्टल। क्या नाम है, PM अजय पोर्टल। अब देखिए इसमें तो बस यही है कि वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल जो अनुसूचित जनजाति योजना के लिए है उसका नाम है PM अजय पोर्टल। लेकिन इसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ये पोर्टल है वो किस योजना के तहत शुरू किया गया, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके अगर देखिएगा अजय पोर्टल ये जो शुरू किया गया है वो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत शुरू किया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए आपको इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा पूछेगा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य है, तो जमीनी स्तर के कार्यों को पूरी तरह डिजिटलाइज करना। और अगर आप देखें इसके 3 घटक है, आदर्श ग्राम, कौशल विकास, रोजगार। आदर्श ग्राम मतलब होता है जहाँ पे सामाजिक आर्थिक विकास महत्वपूर्ण हो,
तो इसका उद्देश्य यही है कि जो यानी कि अनुसूचित जाति बहुल वाला गांव है उसका सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर होता है उसमें सुधार करना, उसके माध्यम से क्या करना, गरीबी दूर करना। अगर जैसे देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर आप मेंस में भी पूछता है, अगर आप 71st बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये सब तरह से जैसे सामाजिक आर्थिक संकेतक तो इसमें आ जाएगा आपका शिक्षा सुधार करना, स्वस्थ हो गया, स्वच्छ पेयजल हो गया, ठीक है, सफाई हो गया, स्वच्छता हो गया, रोजगार हो गया, कौशल हो गया। तो इन सब में सुधार करके क्या करना है, मुख्य उद्देश्य है इस सबको गरीबी दूर करना। कहाँ पे, जो आपका शेड्यूल कास्ट बहुल एरिया है, जो गांव है उसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है अजय पोर्टल, ताकि अनुसूचित जाति के लिए सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चालू की जा रही है वहाँ पे एकीकृत रूप से डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा, ताकि ये जो लाभार्थी हैं उनको इनका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अगला जो योजना है, किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बत बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहार क्याल लामा को महाधम ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया। म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान ही थे। कहाँ के थे, नेपाल के। पहला क्या नाम था उनका, लहार क्याल लामा। इनको क्या उपाधि दिया गया, महाधम ज्योतिर्काध्वज। ये कहाँ पे दिया गया, तो म्यांमार में। तो आपको म्यांमार याद रखना है, नेपाल याद रखना है और इस उपाधि से सम्मानित किया गया, ये याद रखना है। अगला है कि पुस्तक और लेखक, इंडिया ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रूप एट एम्स्टर्डम, ये किसके द्वारा लिखा गया है, के अरुमुगम। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप देख लीजिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है कि आईआरटीसी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है, तो गोल्डन चैरियट। तो आपसे पूछ देगा गोल्डन चैरियट क्या है, तो ये एक लग्जरी ट्रेन है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है, आईआरसीटीसी के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका क्या उद्देश्य है, तो ये मुख्य रूप से ये जो ट्रेन होता है वो पर्यटन या यात्री के लिए भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही होता है या विज्ञापन के लिए भी होता है कई बार। चर्चा में रही आर्शिक, देखिए इसको एक्चुअली लोग प्रोनाउंस क्या कर देते हैं, आर्सेनिक, तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि आर्सेनिक जो है वो थोड़ा सा रशियन वर्ड है। ये है क्या, एक्चुअली एक हाइपरसोनिक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देखिए ये किसके द्वारा ये विकसित किया गया है, रशिया के द्वारा। जो आपका हाइपरसोनिक जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 10 मैक से अधिक होती है, यानी कि 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करिए तो इसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं और ये रडार के जो पहचान में है आसानी से आ सकता है, लेकिन जो क्रूड मिसाइल होता है वो रडार के पहचान में नहीं आता। अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करिए, जो पहला चरण होता है उसमें इसको ईंधन चाहिए और उसके लिए रॉकेट से इसको बूस्ट किया जाता है। जब बूस्ट किया जाता है एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद ईंधन यानी कि रॉकेट को बंद कर दिया जाता है सेकेंड चरण में, और यहाँ से इसको क्या होगा, ईंधन मिलना बंद हो जाएगा और ये जो टारगेट है इस पर ये पुनः वायुमंडल में प्रवेश करता है और फिर पृथ्वी पे आके टारगेट को मार गिराता है। और ये किस पाथ को फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो ये आपको पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। और इसकी क्षमताएं क्या है, ये परंपरागत और जो न्यूक्लियर वारहेड है दोनों को ले जा सकता है, यानी तोप बंदूक भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर ये भी ले जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को ले जाने में भी सक्षम है। तो ये इसकी एक विशेषता है जो आपको याद रखना चाहिए। अगला जो है कि पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में कौन किसे कथन सही है, तो पहला स्टेटमेंट है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर ओडिशा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया, सही है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, सबसे पहला किसके द्वारा शुरू किया गया, कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कब किया गया, 19 मई 2026 को। कहाँ से किया गया, ओडिशा के भुवनेश्वर से। सेकेंड है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि एवं किसान मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की, बिल्कुल सही है। जब ये शुरुआत ही होगा कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा, तो मैक्सिमम केस में जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और अभी जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। थर्ड जो है, इस सम्मेलन का उद्देश्य विकास किसान की आय में वृद्धि करना, यानी कि पहला उद्देश्य क्या है, किसानों की आय में वृद्धि करना। दूसरा है केंद्र और राज्य
के जो बहुत सारे कृषिगत योजना है उनके मध्य समन्वय करना और अधिक सुदृढ़ता से किसान तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये सब कुछ इसका है आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम एक बार रिपीट कर दें। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बस्तर ओडिशा में। ये किसके द्वारा किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी इसका उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान। वहाँ कौन उपस्थित थे? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण, वर्तमान में वो उपस्थित थे। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा हमने कहा कि किसान की आय को दुगुना करना। सेकेंड है जो पूर्वोदय योजना है, आप लोग बताइएगा पूर्वोदय योजना में कौन कौन से जिले हैं, उसको साकार करना। कृषि वृक्षारोपण करना। कृषि वृक्षारोपण का मतलब होता है, ये मान लीजिए आपका खेत है, इस खेत में यहाँ पे कृषि करेगा और ये जो मेड़ है यहाँ पे क्या करेगा? प्लांट लगाएगा। अगला है कि कृषि अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। तो ये इसके मुख्य रूप से उद्देश्य है 4। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत की। तो ये 2.0 की बात कर रहा है। तो ये कहाँ से किया गया? बीकानेर से। अच्छा बताइएगा आप लोग, जो वाइब्रेंट प्रोग्राम पहला था उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? अब आइए कि वाइब्रेंट विलेज 2.0 जो है वो किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 2027 यानी कि 2025 से 27 से 2028-29 तक। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? राजस्थान के बीकानेर से। इसके लिए कितना व्यय किया जाएगा? 6,839,000 करोड़ रुपया किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो सीमांत गांव होता है, सीमांत गांव का मतलब होता है कि जो बॉर्डर पे जो गांव होते हैं ना, उनकी जो वहाँ के जो लोग हैं उनके लोगों की जीवन स्तर बेहतर करना, उन लोगों को आजीविका सुदृढ़ कराना, उनको सुरक्षित जो आपका इंटरनेशनल सीमा है, जो हमारा सीमा है उसको भी सुरक्षित करना और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि लोगों का जीवन सुगम हो सके और हमारा जो इंटरनेशनल सीमा है वो भी बेहतर उसका सुरक्षित किया जा सके। अगला है कि केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्च अधिकार समीक्षा बोर्ड के किन 2 राज्यों में पूर्ण सदस्य को शामिल किया है? तो यहाँ पे ये क्या है? ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्च अधिकार समीक्षा बोर्ड। तो ये आपको अच्छे से तैयार रहना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड उच्च अधिकार समीक्षा बोर्ड क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है। और ब्रह्मपुत्र बोर्ड है तो यहाँ आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और ज्योग्राफी में इससे आपको बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो जो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल को सम्मिलित किया गया है। अगर आप ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड की बात करें तो एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किसी एक्ट के माध्यम से क्या होगा। इसकी स्थापना केंद्र सरकार का द्वारा किया गया। जो अगला पूछ सकता है, जो ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है? असम के गुवाहाटी में है। इसकी संरचना की बात करें तो टोटल 21 सदस्य है जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और यही 2 राज्य हैं जिनको पूर्णकालिक दिया गया है। एक आपका सिक्किम है, दूसरा वेस्ट बंगाल, और 17 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य है आपका जो ब्रह्मपुत्र है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बेसिन में बाढ़ को नियंत्रण करना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, जल विद्युत प्रोजेक्ट, यानी कहीं एक तरह से जो बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपका सिंचाई आ गया, जल विद्युत आ गया, बाढ़ नियंत्रण आ गया, सभी का जो है क्या करना, सभी के लिए योजना बनाना। तो ये इसका जो उद्देश्य है वो है। अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो सबसे पहले यही पूछता है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत के कहाँ? मानसरोवर के पास। किस झील से होता है? आंग्सी ग्लेशियर से होता है। फिर ये जब निकलता है तिब्बत से तो ये किस नाम से होता है? यार्लुंग तांगशुगुपो। तो यही पूछा था कि जब ब्रह्मपुत्र जहाँ निकलता है वहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यार्लुंग तांगशुगुपो। ये शायद 60-62 में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है और अरुणाचल में प्रदेश जब ये असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदी को देखें तो दिबांग होता है, लोहित होता है। सुबनसिरी असम में देखें, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, और यहीं पे क्या है आपका मानस नेशनल पार्क है और यहीं पे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सिंगी गैंडा के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। ये असम से ये बांग्लादेश, और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं, और ये जब गंगा से मिलती है तो इसको पद्मा कहते हैं, और पद्मा के नाम से अपना ये जल विसर्जन करती है।
जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, जिसको आप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। और यहीं पे आपका सुंदरवन का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, और ये मैंग्रोव के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और ये क्या है, ये सारा चीज़। हाँ, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहीं पे एक आपको माजुली द्वीप है असम में, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा द्वीप है? नदी द्वीप है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बस आपको पढ़ना है मन लगा के। थैंक यू।